तो मैं अफ्रीका जा रहा हूँ, अफ्रीका में जाने से पहले ही लोग डरते हैं, बट क्या है मेरे अंदर एक चूल है, वो उसको मैं डिफाइन नहीं कर सकता क्या, बट है मैं कुछ अलग करने की सोचता हूँ। तो हुआ क्या, मैंने सोचा यार देखते हैं कि इस बार ना होटल में नहीं रुकते हैं, किसी लोकल के घर रुकते हैं। तो काफ़ी ट्रैवलर्स यूज़ करते हैं काउच सर्फिंग, ताकि एक तो सस्ता फ्री में आपको स्टे मिल गया, लोगों के यहाँ रह सकते हो, नया एक्सपीरियंस मिलता है। बट अफ्रीका में आप पहली बार चूज़ करोगे, ये बहुत अजीब। सही बात है भाई, ऐसे कंट्री में जिसके बारे में बहुत नेगेटिव सुना है, हाँ, वहाँ जाके तुम काउच सर्फिंग कर रहे हो, बड़ी बात है, पहली बार वो भी। पहली बार, और मुझे उम्मीद भी नहीं थी क्योंकि उसमें रेटिंग चलती है। तो मैं पहला फ्रेश लॉगिन किया, मैंने ऐसे ट्राई कर लिया। तो भाई मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की एक लड़की थी वहाँ पे, सिसिलिया, उसने। ठीक है भाई, मैंने भी यार ठीक है, और नायरोबी में वो रहती थी, नायरोबी में मुझे रुकना था। तो मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया भाई, उसका मैसेज आ गया, आप जब आओ तो मुझे इस नंबर पे कॉल कर लेना। अब यार मैं 5 मिनट ये सोचा कि यार हालांकि मैं जानता भी नहीं यार इसको, मैं कभी मिला नहीं, मेरे पास नंबर नहीं, मैंने देखा नहीं। अब ये बंदी बोल रही है आके मेरे घर पे रुक लेना। अब जो लॉन्ग टाइम से कर रहे हैं उनको शायद इसका अप डाउन पता है, मुझे नहीं पता। तो मैं सोचा यार ये कैसे करना कैसे है, बट मैंने सोचा चलो एयरपोर्ट पे उतरेंगे तब प्लान करते हैं। तो भाई अपन एयरपोर्ट पे उतरे, फिर सोचने लगे क्या करते हैं। तो मैंने कहा यार चलो देखते हैं, कुछ नहीं समझ में आएगा तो होटल देख लेते हैं आसपास। तो वहाँ पे मैंने एक होटल देख लिया बैकअप में, मैं निकल लूँगा वहाँ से भाई। तो मैंने टैक्सी की और मैं उसके घर भाई पहुँच गया, उसके एरिया में पहुँचा। तो मैंने उसको व्हाट्सएप कॉल की, अभी तक हमारी कॉल पे कोई बात नहीं हुई है, सिर्फ मैसेज पे बात हुई है, यू कैन कम, नो प्रॉब्लम, ये मेरी लोकेशन है, टैक्सी वाले को ऐसे ऐसे बोल देना। और भाई जो हाँ उसका घर था बड़ा शेडी एरिया था। मतलब कि एक तो नायरोबी है वो है जो दिखता है जहाँ पर मतलब बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग है, एक है पीछे जहाँ पर नाले से बह रहे हैं एकदम ऐसे, वाला जो अफ्रीकन आप इमेजिन करते हो वहाँ घूमते रहते हैं, आउटस्कर्ट्स में था थोड़ा सा ना। उसका नाम था डोनहोल्म विलेज। तो भाई वहाँ घुसे हम, तो मैं उसको कॉल करता हूँ, कहती है ये ग्रीन गेट होगा वहाँ पर गाड़ी, ग्रीन गेट दिख रहा है। मैंने कहा हाँ, कहती रोक लो यहाँ पर गाड़ी, ये मेरा घर है। ठीक है, मैंने कहा भाई आ जाओ। तो कहती मैं तो हूँ ही नहीं घर पे। मैंने कहा अच्छा, फिर कहती मेरी बेटी है वो आएगी। अब यार मुझे बड़ा अजीब लगे कि यार जिसने मुझे बुलाया वो नहीं, उसकी बेटी है, और मैं कैसे यहाँ पे, और रात हो गई थी, 9-10 बज गए थे, और मुझे रुकना है। तो अच्छा ठीक है भाई, उसकी बेटी आई, उसने गेट खोला और कहती आ जाओ। मेरे लिए बड़ा अजीब सी बात है यार कि हमारे इंडिया में कैसे हो जाए कोई अपनी बेटी के साथ, यार कोई नए ट्रैवलर को कैसे छोड़ देगा। सही बात है। अब यहाँ से मेरे को थोड़ा शेडी लगने लगा कि यार ये कुछ पंगा तो नहीं है यार। एक डॉग था उनके घर में, तो भाई मैं घुस गया घर में। ठीक है, और घुसते ही भाई मैंने तो अपना बैग वहाँ रखा है, ऐसे ही सोफ़ा, ये एंट्री थी, मैं बैठ गया यहाँ पर कि अब क्या है। तो मैंने कहा आपकी मम्मी कब आएंगी? तो बोलती, उसका नाम था जॉय। तो वो कहती वो तो सुबह आएंगी। मैंने कहा अच्छा, तो फिर मतलब मेरे को कहाँ रुकना है? तो वो रूम में लेके गई, कहती ये बेड है, बंक बेड थे उनके पास, 2 रूम थे, एक जो जिनका ओनर थी उसका बेडरूम था, और एक रूम था उसमें बंक बेड थे। तो उसमें एक लड़की वो रुकी हुई थी, मतलब उसका बेड था एक, मुझे बोल रही ट्रैवलर ही रुकी हुई थी? नहीं, वो उनकी बेटी थी। अच्छा, वो बेटी का ही रूम था, ऊपर बेटी और बंक बेड पे ऊपर बेटी, नीचे उसने बोला आप ले लो या मम्मी का बेडरूम ले लो। तो मैंने कहा भाई बेडरूम तो मैं नहीं लूंगा, अच्छा नहीं लगता, तो मैं यहाँ सो जाता हूँ। अब तक मुझे नहीं पता था कि ये लड़की ऊपर सो रही है, क्योंकि अभी मुझे लगा बेडरूम में सो जाएगी, इसलिए मैंने बंक बेड बोल दिया भाई। ठीक है, बच्ची थी, मतलब 18-19-20 साल की होगी, कॉलेज में थी वो। तो भाई मैं इसलिए बैठ गया, मैंने ठीक है मैं यहाँ सो जाऊँगा यार, बैग वैग रखा, मैं अपना सोफे पे बैठ गया। अभी तक माइंड में ना, आप कितने ही ट्रैवल किए हो भाई, आप जब भी नई कंट्री में जाओगे ना तो वो एक अलग फीलिंग होती है। ठीक है, और अफ्रीका पहली बार एंट्री करोगे तो बिल्कुल ही अलग होती है कि आपकी इमेज ही अलग है कि यहाँ तो अटैक हो जाएगा तुरंत ही। तो मैं बैठा हूँ भाई कि क्या करूँ, तो उसका मैसेज आता मेरे पे कि तुमने खाना वाना खा लिया, नहीं खाया तो मैं भिजवा देती हूँ। अब मेरे दिमाग में ये चल रहा है भाई इसको क्या मिल रहा है, चलो मेरे को तो फ्री स्टे मिल रहा है, मैं ट्रैवलर हूँ, इसको क्या मिल रहा है। तो मैं बोलता उस लड़की से कि यार मैं कुछ खाना वाना मंगा देता हूँ तो खा लेना आप। तो कहती नहीं मैंने तो खा लिया, आप देख लो। भाई खाना वाना खा लिया, मैंने ऑर्डर किया, अब मैं सो गया, रात में लेटा हूँ मैं। क्या बाहर से मंगाया था आपने? क्या क्या ऐप चलती है वहाँ पे? यार वहाँ पर एक ऐप था, ड्राइव था कुछ कर गया, मैं भूल गया, शायद इन ड्राइव तो चलता है वहाँ पे, इन ड्राइव से ही आया था शायद। इन ड्राइव जो टैक्सी ऐप है? हाँ, इन ड्राइव वहाँ पर वो चलता है। ऊबर भी बहुत अच्छी चलती है वहाँ पर, अगर आप कभी जाओ तो ऊबर इन ड्राइव यूज़ करना, कार्ड लगा देना, कोई टेंशन नहीं है, वो काफ़ी अच्छा है। बट वो एसी नहीं चलाती भाई वहाँ पर, की अच्छा, वो कहेंगे इतना पैसा ही नहीं मिलता कि एसी चलाया जाए। ठीक है। तो बस एक वो प्रॉब्लम है। अब मैं 11 बजे लेटा हूँ, तो मेरे साथ एक मेरी दोस्त भी थी। तो
अब मैं तो चिल था भाई, बैठा हूँ। तो 11 बजे वो बोलती मेरे से कि यार आकाश, मैंने किचन में इतना बड़ा चाकू देखा है भाई, और वहाँ हड्डियाँ पड़ी है मोटी मोटी। ओ भाई मैं मतलब अच्छा खासा थक के लेट गया था और एकदम से मेरी आँख खुल गई। मैंने क्या कह रही भाई, मैंने चाकू देखा यार, इतना बड़ा चाकू और इतनी मोटी मोटी हड्डियाँ पड़ी हैं। तो मैं कहता यार अब ये क्या बक दिया है रात के, मतलब अभी तो 11 बजे या 1-2 बजे तो कुछ भी हो सकता है, कहीं सोते ही ना काट दे भाई काट सकते हैं। और वो है नहीं घर पे, क्या पता यही प्लान हो कि भाई तुम लेटो आज गए। भाई मैं खड़ा हुआ और मैंने देखा किचन में वो आगे में भाई इतना बड़ा वाला चाकू नहीं होता, वो पड़ा हुआ है पूरा, और वो हड्डी पड़ी हुई है। अब वो हड्डी थी बकरे वकरे की थी, मतलब मोटी मोटी थी, बट हालत ख़राब करने लायक अच्छी थी भाई। मैंने कहा यार क्या करें यार अब रात में भी कहाँ निकले यहाँ पर, 12 बज गए, 1 बज गया। यार बैठते हैं, कॉफ़ी वॉफ़ी पीते हैं आज, ब्लैक कॉफ़ी। सोएंगे नहीं आज एडिट कर लेते हैं जो बनाया है ना, एडिट करते हैं आज। पर भाई हम 2-3 बजे सो गए वहीं सोफे पे आई गई नींद। सुबह खुली 9 बजे। तो जोए जा रही थी, वो बोलती कि एक्सक्यूज़ मी कि आकाश मैं वहाँ जा रही हूँ स्कूल। मैंने कहा ठीक है भाई, अब कौन रहेगा घर पे? वो कहती हो कोई नहीं, आप रहो आराम से। यार ये क्या बकवास है, मतलब यार ना तो माँ है, एक बंदा एक दिन पहले आया घर पे, अब वो भी स्कूल चली जा रही है घर छोड़ के। भाई वो चली गई चाबी दे के मेरे को कि मम्मी आ जाएंगी, और भाई सिसिलिया आई है फिर 11-12 बजे। एक एक चीज़ का हिसाब लेंगे। मुझे याद है मैं एक लड़की के साथ ट्रैवल कर रहा था थाईलैंड में, और खर्चा चल रहा था, तो मैंने एक जगह 5 रुपये का एक पार्किंग जगह दिया था मोटरसाइकिल पार्क करने के लिए। उसने मुझे 2.5 रुपये दे दिए। अच्छा अपने 2.5 भी रख, अपने 2.5 रख। भाई यार बताओ, 3 भी नहीं, 2.5 भाई यार। पर जब ऐसे आप लड़की के साथ ट्रैवल कर रहे होते हो तो कभी ऐसा हुआ है जस्ट इन केस कि आपको सेफ्टी इशू फील हुआ हो क्योंकि आप एक लड़की के साथ हो? जैसे कुछ हमारे फ्रेंड्स हैं जो कभी कजाकिस्तान वगैरह गए और वहाँ वो लोकल लड़कियों के साथ अगर मिल रहे हैं, घूम रहे हैं, तो वहाँ के लोकल लड़के उन्हें देख के थोड़ा कभी आ जाते हैं, क्वेश्चन करते हैं। आपके साथ होगा, बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं अभी अल्जीरिया होके आया हूँ, और अल्जीरिया में 2-3 मुझे लड़कियाँ मिल गई, तो मैंने उनसे बातचीत की और उनके साथ वीडियो बना लिया मैंने। अब अल्जीरिया के अंदर उसको इतना ज़्यादा उन्होंने लाइक ब्लैकमेल किया जा रहा है कि ये क्या कर रहा है, तुम इंडियन, तुम अल्जीरियन से बात नहीं करते हो, तुम फॉरेनर देख के चिपक जाते हो उनके साथ। पूरा उनका मजाक उड़ाया जा रहा है उनके सोशल मीडिया पे, उन लड़कियों का। अरे बाप रे। तो ये सब होता है। और बहुत सारे कंट्रीज़ में होगा कि आप वहाँ के लड़कियों से बात कर लो, क्यों बात कर रही है हमारी लड़कियों से? आके कभी आपको ऐसे फिजिकली धमकी वमकी ऐसा कॉलर वगैरह नहीं? कभी किसी ने पकड़ा, बस बोल देंगे आपको। थोड़ा डरते हैं, वो भी डरते हैं कि फॉरेनर्स को कुछ करने से। तो भाई देखो, मंगोलिया का ऐसा है कि एक तो मंगोलिया जाने के लिए आपके पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, एक तो चाइना से जा सकते हो और एक रशिया से जा सकते हो। डायरेक्ट फ्लाइट वहाँ की बहुत ही कम है, इंडिया से तो मैंने नहीं देखी भाई। और रशिया से आप कैसे जाओगे, वहाँ जाओगे कैपिटल में, और इतना लंबा, तो चाइना एक बेस्ट ऑप्शन है। इसलिए मैंने चाइना के बॉर्डर से वहाँ पे गया। अब मंगोलिया जाने का रीज़न एक तो ये था कि भाई मंगोलिया एक तो बहुत ठंडा देश है, उसके जो पूरा इंफ्रा बोलो या एटमॉस्फेयर हो, बिल्कुल अलग है। वर्ल्ड्स कोल्डेस्ट कैपिटल है वो, वहाँ की राजधानी, उससे ज़्यादा कोल्डेस्ट कैपिटल कहीं भी नहीं है। जैसे यहाँ कुछ तो शहर है, कितना टेम्परेचर? -40। अच्छा, ठीक है, अक्टूबर में था भाई -8 -9, तो ठीक है, सोचो बाहर निकल रहे हैं आराम से नॉर्मल। उनके लिए -8 ऐसा था जैसे हमारे गर्मी हो रही है। अच्छा हाँ। अब मंगोलिया जाना जाता है चिंगिस खान की वजह से, क्योंकि वो एक ऐसा अकेला इंसान था जिसने इतना बड़ा एम्पायर बनाया। अकेला इंसान, मतलब ब्रिटिश एम्पायर तो हो गया, पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन हो गई। 16% पूरी पृथ्वी का एक्वायर कर लिया था उसने। हाँ, इतना एग्रेसिव था कहते हैं, बट इंडिया आया था, इंडिया नहीं कर पाया वो। तो ये ले लो, चाइना, रशिया और सेंट्रल एशिया और लेके यूरोप तक कब्जा कर लिया था उसने। तो अब उसके पीछे जो मेन बात है, जैसे इतना बड़ा एम्परर था भाई, वो मरा, तो उसकी कब्र कहाँ है? मेरे दिमाग में सवाल आया कि भाई इसकी तो होनी चाहिए, क्योंकि ये नेशनल हीरो था। तो उसके पीछे की क्या कहानी है कि जानबूझ के उस टाइम में उसको कहाँ दफनाया जा रहा है, छुपाया गया, क्योंकि उसने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया था कि जो दूसरे जो जिनको कब्जा किया, जिनको मारा, जिनके रिश्तेदार थे, वो आके कहीं उसकी कब्र पे कुछ ऐसा काम ना कर दें जो चेंगिस खान का जो नाम है उसका मतलब डिग्रेड हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, जब चेंगिस खान मरा तो उसको ऐसी जगह दफनाया जो एक तो बहुत दूर थी,
कहते हैं जहाँ दफन हुआ था वहाँ पर 1000 घोड़े चलाए गए ताकि ज़मीन फ्लैट हो जाए, पता ना चले कब्र कहाँ है, और एक रिवर को मोड़ दिया ताकि उसके ऊपर बह जाए। और जिन लोगों ने भी उसकी जो फ्यूनरल था वो अटेंड किया था, उसके खुद के बच्चों को छोड़ के सब मार दिए धीरे धीरे 5 से 6 महीने के अंदर, ताकि ये बात कहीं भी ना जाए कि आखिर में चिंगिस खान है कहाँ। अब कहते हैं कि जो मंगोलिया की सरकार है उन्होंने, जैसे आर्कियोलॉजिस्ट सर्वेज होते हैं उन्होंने करके, शायद उनको पता है, बट ये भी एक नेशनल सीक्रेट है, जैसे हम लोगों का नेशनल सीक्रेट होते हैं, तो ये मंगोलिया का नेशनल सीक्रेट है कि चिंगिस खान है कहाँ, क्योंकि ये उनका नाम है। उससे पहले मंगोलिया में कोई सिंगल भाषा नहीं थी, मंगोलियंस को मंगोलिया नहीं बोला जाता, ये अलग अलग थे, तो वो एक ही जगह लेके आया, एक भाषा बनाई, तो इसलिए उसका बहुत नाम है भाई, ये है। अच्छा भाई, एक कंट्री है जो बहुत फेमस हो रही है इंडियंस के लिए, बहुत लोग वहाँ फ्लाइट पकड़ के जा रहे हैं, कजाकिस्तान आजकल बहुत फेमस है रील पर आपका थोड़ा एक्सपीरियंस सही नहीं रहा वहाँ के कुछ लोगों के साथ, तो क्या सीन था वो मैं चाहता हूँ अब बताओ ऑडियंस को। यार देखो, अगर कंट्री वाइज देखा जाए, आदमी क्यों जाता है, घूमने जाता है, सुंदरता के लिए जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरा मानना यह है कि एक्सपीरियंस बढ़िया तब होता है जब लोग प्लस नज़ारे खूबसूरत हों। कई जगह नज़ारे भी अच्छे नहीं थे, इंडोनेशिया में मैं तुम्हें बताऊं तो शायद उतना नहीं बोल सकता कि बहुत वो है, बट वो लोग बहुत अच्छे हैं, इसलिए बार बार मैं वहाँ जाता हूँ, ऐसा लगता है अपना सा है। अब कजाकिस्तान में क्या हुआ कि भाई लैंड करते ही सही, और जितने भी दिन मैं रहा हूँ मुझे नहीं लगता एक भी दिन ऐसा रहा होगा किसी ने मुझसे पूछा ना हो कि हिंदू हो या मुसलमान हो, और कोई भी, मतलब भाई मैं टैक्सी से उतर रहा हूँ और मतलब बंदा आ रहा है कि टैक्सी लेके जाओगे आप, मैंने कहा ठीक है भाई, हाँ जी हाँ जाना है, तो बोलता हिंदू या मुस्लिम। अब मैंने बोला यार पता नहीं, शायद पूछ रहा होगा, कोई वो होगा, ठीक है भाई, उसको बता दिया मैंने। उसके बाद मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, गाड़ी में मेरे व्लॉग में भी आएगा, व्लॉग में भी मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे व्लॉग बना रहा हूँ, वो गाड़ी वाला ड्राइवर चला रहा है, बोलता है यू फ्रॉम इंडिया, मैंने यस, कहता है हिंदू मुस्लिम। मैं बोला भाई क्या ही मतलब है, और चलो ठीक है भाई तुझे भी बता दिया। मेरे जो हॉस्टल में जो पोंछा लगाती है, मतलब बाथरूम साफ करती थी, 2-3 मैं 4-5 दिन था एक ही हॉस्टल में, तो हो जाता ना थोड़ा आप फ्रैंक हो जाते हो, तो एक दिन हम खाना बनाए थे, उसको ऑफर किया, काफ़ी अच्छी उससे बातचीत थी, तीसरे दिन उसने भी पूछ लिया, फिर उसका बिहेवियर थोड़ा सा अलग हो गया। मैं वो काम कर रहा था कि यहाँ सब खाना खाते हैं, आप अंदर काम कर लो, ये कर लो, रूड हो जाता थोड़ा है, अजीब सा बिहेवियर हो जाता भाई उनका, ये बोलते ही ना, तो ये मुझे ठीक नहीं लगा कि एक अगर आपको टूरिस्ट कंट्री बनना है तो इस तरीके का। और किसी कंट्री में देखा है आपने ऐसा? भाई मैंने तो नहीं देखा, रिलीजन पे तो कहीं भी नहीं देखा, उनको है थोड़ा ऑब्सेशन। इंडियंस को लेकर बिहेवियर अलग देखा है आपने चाइना, जापान या कहीं पे? क्योंकि जैसे जापानीज थोड़े शांत नेचर के हैं, इंडियंस को कहा जाता है बहुत लाउड होते हैं और हो हल्ला करते हैं, तो ऐसा कुछ देखा आपने जापानीज में या किसी और कंट्री में इंडियंस के प्रति बिहेवियर? यार मैंने तो नहीं देखा, कहीं भी नहीं देखा, भेदभाव देखा ही नहीं मैंने, सच बताऊं तो कहीं भी। वो जो चाइना वाली बात भी बता रहा था, हो सकता है उसकी कुछ अलग पॉलिसी हो, तो मैं ये नहीं बोल सकता भेदभाव है, बट यहाँ देखा कि ये हिंदू मुस्लिम करते हैं, तो जज करते हैं फिर तुमको, ये फिर वो जानकर कि तुम बिहेवियर हिंदू आपको हो। वहीं दिख जाता है कि इस बंदे का बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो चुका है, कि अलग है वो। जैसे मैंने, हाँ ये मैंने वहाँ देखा है, सही बोल रहे हो, कि इजिप्ट में, इजिप्ट की रील भी आपकी बहुत फटी थी ना, कि वो पानी की बोतल का रेट हर दुकान पे अलग होगा। वो बंदे यार अलग ही हैं यार, वो तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उनको ऐसा लगता है कि ये पागल हैं, इनको कुछ पता ही नहीं है। आप एक ही स्टॉल पे अब खाना खाया आपने, अब दोबारा जाओगे उसको आपको अलग पैसे बताएगा, कोई फिक्स्ड मेन्यू नहीं होता उनका। टूरिस्ट को तो बिल्कुल लूटते हैं भाई वो, और आप इरिटेट हो जाते हो। देखो हमारे यहाँ भी अंग्रेजों को किया जाता है, बट एक लिमिट होती है। अगर आप आसपास के लोगों से बोलोगे भाई मेरी हेल्प कर दे, तो आपको पता है इंडियंस का बिहेवियर भाई अड़ जाएंगे, आपकी हेल्प करेंगे, वहाँ के लोकली मजाक लेने लगते हैं, आपकी हंसने लगेंगे। बोतल का देखो मैंने कितना रैंडम, मैं इतना श्योर था कि मैं किसी भी शॉप में जाऊँगा तो वही ठगेगा। मैंने व्लॉग बनाया, मैं उसमें गया और मेरे पास कैमरा है, कह रहा है 20, फिर 15, फिर 10, फिर 10 दे दो, फिर 5 दे दो। तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि इतना फ़र्क होता है भाई, 200 रुपये की बोतल दे रहा है, 150 की दे रहा है, तो ये थोड़ा है। बट कजाकिस्तान में एक चीज़ और थी, मैं तुम्हें बता दूं कि चलो ये वाला फेस तो मैंने बता दिया कि हिंदू मुस्लिम, बट वहाँ पर एक इंडियंस की भी बहुत गलत बात है, अंकल्स की। मुझे एक इंडियन अंकल मिले थे, देख लेना इसको काटना है तो काट भी देना। वो उनको देख के मुझे ऐसा लगा कि कई बार गाली पढ़ना भी ठीक है हमें, थोड़ी बहुत। क्या कर रहे थे वो? ऐसा बहुत बदतमीजी कर रहे थे भाई, बहुत ओवर। वो 4-5 अंकल का ग्रुप था। जब हम ऊपर गए, एक तो हम इंडियंस को ये समझना पड़ेगा कि भाई जो चाइनीज़ होते हैं ना, जो जिनके फेस ऐसे होते हैं एशियन फेस, वो सब चाइनीज़ नहीं होते। और एक बात है वो ऑब्जर्व करना कि जितने भी चाइना के आसपास कंट्री है ना, फिलीपींस हो गए, जापान हो गए, साउथ कोरियंस हो गए, अगर आप इनको चाइनीज़ बोल दोगे ना तो ये इनके लिए गाली है, बहुत बुरी गाली है। क्योंकि आप किसी की आइडेंटिटी, यार हमें उसने मुझे बताया था, जो साउथ कोरिया आया था ना,
किसी ने उसको चाइनीज़ बोला होगा, तो कह रहा यार ऐसे ऐसे, तो मैंने पूछा उससे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, तो कह रहा यार नॉर्मल सी बात है, आपको कोई पाकिस्तानी बोले लगेगा ना, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी भी तो है ना। तो ये क्या करते हैं हमारे वाले बंदे सबको, अरे आर यू फ्रॉम चाइना, तो भड़क जाते हैं कि यार तू कजाकिस्तान भी बोल सकता है, तू साउथ कोरिया भी बोल सकता है, तू जापान भी बोल सकता है, फिलीपींस बोल सकता है। कायदे में तो हमारे फेस वाले देश बहुत कम है, अगर आप देखा जाए तो एशियन फेस वाले तो बहुत सारे हैं, तो आप सबको चाइनीज़ बता दे रहे हो। उसके बाद चलो ठीक है भाई ये अपने देश के लोगों को नहीं छोड़ते ये, और बाहर वालों को तो कहाँ छोड़ेंगे। चलो हम इस चीज़ को ये भी बोल देंगे कि इग्नोरेंस है, नहीं पता, मैनर्स नहीं है। हम गाड़ी में बैठे तो भाई मैं ऐसे बैठा हूँ और पीछे सीट थी, 2-3 अंकल बैठे थे, मेरे बराबर में 2-3 आदमी बैठे हुए हैं। तो एक लड़की आई, तो ये पहले अंदर से कमेंट्री कर रहे हैं, इनको दिख रहा है कि मैं बैठा हूँ, मैं भी इंडियन हूँ, मैं हिंदी समझ सकता हूँ, ठीक है। एक लड़की इंडियन बैठी है तो हम तो समझ सकते हैं, तो कह रहा अरे अरे वो आ रही है, बैठा लो बीच में बैठा लो। अंकल भाई हमारे पापा की उम्र के होंगे 5-7, ठीक है। तो मैं ये देख रहा हूँ, वहाँ गेट पे एक लड़की बैठी थी, तो वो उस पर चढ़ा, इनमें इनके ग्रुप का एक बंदा, और उसके यहाँ पे हाथ रख के चढ़ा भाई, ठीक है। तो मैंने कहा अरे भाई इधर भी तो हाथ रख सकते हो, कह रहा अरे ऐसे बोला वो। अब अपन भी क्या बोले, जब वो नहीं बोली, मैंने बोला भाई यहाँ भी तो हाथ रख के चढ़ सकते हो, तो चुप बैठ गया। तो फिर एक चाइनीज़ लड़की आई, वो जिसे बोल रहा था यहाँ बैठा लो, तो वो इनके बीच में बैठ गई, ठीक है। अब मुझे नहीं पता था कि भाई ये इतना एक्सट्रीम भी कर सकते हैं। 2 यहाँ बैठे थे, वो एक बीच में बैठी थी और एक बंदा इधर बैठा था। तो वो लड़की गोप्रो ले रही थी, गोप्रो था इंस्टा 360 था, तो वो बात कर रही है, तो इससे पूछने कौन सा कैमरा है, ये है वो, बातें चल रही हैं। तो फिर उसको बोलते कि मैं यहाँ रहता हूँ इस स्ट्रीट पे है मेरा होटल, तुम कहाँ रहती हो? तो उसने बोला वो कुछ, तो कहता यू पार्टी विद मी इन नाइट भाई सीधा, ठीक है अंकल भाई। और मैंने ना कैमरा ऑन कर लिया कि शायद ये अब रुक जाएगा, शर्म के मारे डालूंगा नहीं, बस यार मत कर यार, हम भी इंडियन हैं, फिर हमें गाली मिलती है। मैंने ऐसे ऑन कर लिया और मेरे फेस पे इतना गुस्सा दिख रहा है भाई, बंदे को घंटा फर्क नहीं पड़ा।